आप जंगल में थे तो आप क्या करते थे? लाइब्रेरी में बैठते थे। पोर्नोग्राफी उसी चाह का अंजाम है। ज़मीन कितनी है, जानवर कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। एक से एक मूर्खतापूर्ण तर्क आते हैं, बोलते हैं जीवन ऊर्जा का नाश हो रहा है, वीर्य नाश माने पौरुष का नाश। एक से एक बैठे हुए हैं ज्ञानी, कोई बताता है लिंग टेढ़ा हो जाता है, कोई बताता है अब इसके बाद अब तुम्हारा जो आधा किलो रक्त कम हो गया। समझो कि क्या चल रहा है, समझो। नया अभ्यास है, उसमें दुर्घटनाएं घटेंगी शुरू में, वो शुरू में होता है, होने दो। आचार्य जी प्रणाम। आपके मार्गदर्शन से जीवन में कई परिवर्तन आए हैं एंड सारे डायमेंशंस में प्रोग्रेस हो रही है, एकेडमिकली एंड सोशली भी। लाइक आपकी जब हम सब ने बुक्स पढ़ी थी, लाइक इशी जस्ट फूड टू यू एंड जो वीगनिज्म के बारे में आपके जो वीडियोस थे वो हम सब ने देखे थे। तो मैं और मेरे दोस्त लाइक वो बुक एंड करते करते ही वीगन हो गए थे। एंड कई बार लाइक हमारे मेरे दोस्तों से भी प्रश्न आता है कि लाइक जैसे आपकी बुक पढ़ते पढ़ते हम सब एंड में वीगन हो गए, बट ऐसा क्यों होता है कि लाइक कुछ डिस्ट्रैक्शंस जैसे लाइक हम सब यूथ हैं तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक जैसे अभी फिलहाल पोर्नोग्राफी है, ये सब है। लाइक पोर्नोग्राफी एंड सब से भी शरीर को सुख मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि एक सुख को हम तुरंत छोड़ देते हैं और एक सुख को छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है? वो प्रकृति की ज्यादा गहरी मांग है ना। कहती है अपना शरीर बचा के रखो और अपने बाद बहुत सारे शरीर पैदा करके जाओ। अब अपना शरीर तो आप शुद्ध शाकाहारी होके भी बचा सकते हो, तो उसमें प्रकृति बहुत हो हल्ला नहीं करती, बहुत विरोध नहीं करती। कोई दूध और मांस वगैरह छोड़ दे तो प्रकृति उसमें कोई विरोध नहीं करने वाली। होगा भी तो 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे दूध वाली चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। 2-4 दिन के बाद खुद ही बढ़िया लगने लगता है कि शरीर हल्का लग रहा है। उसमें प्रकृति ज्यादा विरोध करने नहीं आती, क्योंकि वो यही तो कह रही थी कि शरीर चलाते रहो। शरीर तो चल ही रहा है, पहले मांस से चलता था, बिना मांस के चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन जो दूसरी शर्त होती है प्रकृति की, वो जबरदस्त होती है। वो कहती है कि सिर्फ अपना एक शरीर नहीं चलाना है, अपने बाद कम से कम 5-10 और पैदा भी तो करने हैं। तो जब दूसरी शर्त पूरी नहीं होती है तो प्रकृति फिर परेशान करती है। उसी परेशानी को आप डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हो। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वही ट्रैक है, प्रकृति का वही ट्रैक है। आप जंगल में थे तो आप क्या करते थे? लाइब्रेरी में बैठते थे, दिन भर इधर उधर घूमते थे। माने इस उम्र के जब हो गए थे जंगल में तो क्या करते थे? दिन भर इधर उधर घूमते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, नदी में कूदते थे, खाना पीना मिल गया, फिर खोजते थे कोई सेक्स के लिए मिल जाए, फिर किसी से लड़ाई कर लेते थे, फिर जाते थे, कुछ खाने पीने को मिल गया, कभी मिला कभी नहीं मिला, किसी दिन बहुत सारा मिल गया। जब लगा कि अभी शरीर तगड़ा है और आज खाने पीने को भी अच्छा मिल गया है तो फिर खोजा कि सेक्स वेक्स हो जाए। यही तो जंगल में किसी भी जानवर की जिंदगी होती है ना, वही मनुष्य की भी जिंदगी थी पुरानी। सभ्यता से पहले यही तो मनुष्य का जीवन था। यही प्रकृति आपसे करवाना चाहती है। तो इसीलिए अभी भी वो जो चाह है भीतर बनी हुई है। पोर्नोग्राफी उसी चाह का अंजाम है। ऊपर ही हमारे संस्कार बदल गए हैं, भीतर भीतर हम अभी भी जंगल में हैं। क्योंकि अगर आप विकास की दृष्टि से देखो, एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर देखो, तो हम बस कल परसों तक जंगल में थे। मनुष्य ने खेती करनी सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू करी है। मनुष्य ने व्यवस्थित चिंतन और विचार मात्र 5-6 हजार साल पहले शुरू करा है। तो हम बहुत नए हैं, व्यवस्था में, सभ्यता में बहुत नए हैं। और जंगली हम लाखों साल पुराने हैं। समझ रहे हो बात को? जंगल के हम लाखों साल के हैं और जंगल से बाहर अभी हम बस कल परसों आए हैं।
तो जो भीतरी हमारे जैविक संस्कार हैं वो सब अभी भी किसके हैं? जंगल के हैं। और जंगल ने हमें दो बातों के लिए बहुत तैयार करा। पहला, शरीर को अपने बचा के रखो, और दूसरा, खतरा तो चारों ओर है, तुम्हारा शरीर कभी भी मिट जाएगा, उससे पहले संतानें पैदा कर दो बहुत सारी, और वो भी जितनी महिलाओं के साथ हो सके उतनी अलग अलग महिलाओं के साथ, क्योंकि पता नहीं कौन सी महिला किस प्रकार की संतान पैदा करे। तो तुम अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर दो। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, थोड़ी पूंजी एक जगह लगाते हो, थोड़ी एक जगह लगाते हो, सारा पैसा एक ही शेयर में थोड़ी लगा देते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो ना। तो वैसे ही प्रकृति चाहती है कि तुम अपने वीर्य का भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, कि थोड़ा इसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए। अब पता नहीं कहाँ पे रिटर्न अच्छा आ जाए। तो ये सब पुरानी एक व्यवस्था है जो चल रही है, और वो चूंकि शरीर में बैठी हुई है, उसको भी बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये भी जो बात है, अपने आप को बचा के रखो, उसी का अंजाम तरह तरह की बीमारियां हैं। जब आप जंगल में थे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप को जहां जितना मिले फटाफट खाते चलो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। खेती तो करते नहीं थे, तो अन्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं। पैदावार पर, खाद्यान्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं। कभी मिल भी सकता खाना, कभी नहीं भी मिल सकता। तो जब मिले तो क्या करना होता था? हपक के खाओ। वही नतीजा है कि आज भी हम पाते हैं कि लोग मोटे होते हैं, मधुमेह होता है, हाँ, रक्तचाप होता है। हमारी जो सबसे घातक बीमारियां हैं आज, वो न बैक्टीरिया से हैं, न वायरस से हैं, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी और कुछ नहीं, बस वो यही है कि बस गए हो आप शहरों में और मेट्रोज में, लेकिन शारीरिक संस्कार आपके अभी भी हैं जंगल के। तो हर आदमी शक्कर के पीछे लालायित है, और शक्कर बीमारियों की कितनी बड़ी जड़ है। पर शक्कर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि शक्कर आपातकाल में साथ देता है। आप अगर शक्कर नहीं भी खाते तो आप जानते हो, आप दूसरी चीजें जो खाते हो भीतर जाकर शक्कर बन जाती हैं। आप अगर ये भी कह दो कि मैं शक्कर नहीं खाता, तो आप दूसरी जो चीजें खाते हो ना, वो भीतर जाकर शक्कर बनती हैं। शरीर के लिए शक्कर इतनी जरूरी होती है, वो खुद बना लेगा शक्कर। तो अब जब शक्कर मिलने लग गई, तो पुराने संस्कारों ने क्या बोला? जितनी शक्कर हो सके खाओ। तो शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर हम खाए जा रहे हैं। और पहले शक्कर की इतनी खेती नहीं होती थी गन्ने की। पिछले 100 सालों में गन्ने की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। तो इसीलिए पिछले 100 सालों में शक्कर से संबंधी जो लाइफस्टाइल बीमारियां थीं, वो सब भी बहुत तेजी से बढ़ गई। तो जो एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन है और जो पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन है, ये एक तरीके से दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। कहाँ से? जंगल से। हमारा जो जंगली अतीत है वही हमें मजबूर करता है घी और शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे खाने के लिए। फैट, शुगर, कार्ब्स, ये हमारा जंगली अतीत हमें मजबूर करता है। उसको देख के हमारे ऐसे लार आ जाती है। वो लार क्यों आ जाती है? क्योंकि शारीरिक संस्कार हैं पुराने, वो बदल रहे हैं धीरे धीरे, पर उन्हें बदलने में अभी कुछ हजार साल लगेंगे। और शारीरिक संस्कार पुराना ये भी है, आपको मालूम है अभी जब भारत आजाद हुआ तो औसत उम्र कितनी थी भारतीय की? कितनी थी? 25 साल। हम फट से मर जाते थे। और जब भारत आजाद हुआ तब तक अमेरिका में, यूरोप में समृद्धि आ गई थी। पर अमेरिका, यूरोप में भी उससे आप 300-400 साल पीछे चले जाइए, 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो वहां भी जो औसत उम्र थी वो बहुत कम थी। आदमी बहुत जल्दी जल्दी मरता था। और जंगल में तो न सिर्फ आपकी औसत उम्र बहुत कम होती थी, बल्कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा होता था। तो जंगल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो कितने दिन जिएगा? कितने दिन जिएगा? कैसे जिएगा? न ठीक से खाने को, न पीने को, न वैक्सीन, न दवाई, न अनुकूल वातावरण। माँ को अपने ही भरोसा नहीं, वो इधर उधर दौड़ रही है कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए। कभी जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, कभी कुछ हो गया, बच्चा कितने दिन जिएगा?
तो जंगल में ये जरूरी था कि हर स्त्री लगातार गर्भवती रहे और कम से कम 10-15 बच्चे पैदा करे। जब 10-15 वो पैदा करती थी तो एक आध दो उसमें से जीते थे। अब जंगल पीछे छूट गया, लेकिन वो चीज स्त्री के शरीर के भीतर बैठ गई है कि मुझे 15 बच्चे पैदा करने हैं। उसी चीज को आप पाते हो जिसको आप आज बोल देते हो जो फेमिनिन नेचर है। बहुत सारा जो फेमिनिन नेचर है वो और कुछ नहीं है, जंगल से जो हमने संस्कार ले रखे हैं शारीरिक, वही है बस। द अर्ज टूवर्ड्स मदरहुड, वो और कुछ नहीं है। और समाज भी जो बोलता रहता है ना महिलाओं को बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, वो चीज भी जंगल से आ रही है। क्योंकि तब सिर्फ एक स्त्री की बात नहीं थी, जो पूरा कबीला था उसका ही अस्तित्व संकट में पड़ जाता अगर महिलाएं कम बच्चे पैदा करती, कबीला ही मिट जाता। तो हम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन जंगल हमसे बाहर अभी तक नहीं निकला है। तो इसीलिए हमारे बहुत जो केंद्रीय व्यवहार हैं उनमें अभी भी वो पशुता, वो जंगलीपन बरकरार है। चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर हो, या पोर्नोग्राफी की तरफ हमारा रुझान हो, वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। और चाहे वो ये सब बातें हो कि साहब जमीन पे कब्जा कर लो, जमीन जमीन। आप देखोगे आदमी जितना पुराना होता है वो जमीन के लिए उतना लालायित रहता है। उसको आप बोलिए मेरे वर्चुअल एसेट्स हैं, उसको समझ में ही नहीं आता। आप किसी को बोलिए कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का वैल्यूएशन इतना है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा जमीन दिखाओ जमीन। क्योंकि जंगल में वर्चुअल एसेट नहीं चलता था, जंगल में क्या चलती थी? जमीन ही चलती थी। तो भूधन, पशुधन, स्त्री धन। जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं, इससे निर्धारित होता था कि तुम धनी कितने हो। किसी को दान भी दिया जाता था तो यही दान दिया जाता था, क्या? भूदान, गौदान या कन्यादान। क्योंकि यही चीजें थी दान देने लायक, दे दो। इन्हीं का मूल्य था अर्थव्यवस्था में, इन्हीं 3 चीजों का मूल्य था। जमीन का, क्योंकि उसमें बीज डालो तो अन्न उगता था। पशु, वो खेती के काम आते थे, या खेती के नहीं भी काम आए तो पकड़ लिया, उनसे दूध ले लिया, मांस ले लिया, चमड़ा ले लिया, बहुत कुछ सवारी कर ली। और कन्याएं, उनका भी यही था कि जैसे भूमि में बीज डालो तो उनमें पैदावार होती है, वैसे ही कन्याओं से भी पैदावार होती है। वही अभी भी हमारी मानसिकता है। तो जितनी पिछड़ी हुई मानसिकता रहेगी वो जंगल के उतने करीब की रहेगी। बात समझ रहे हो? जितनी पिछड़ी मानसिकता होती है वो जंगल के उतने निकट की होती है। और मुक्ति का अर्थ एक तरीके से यही होता है, स्वयं से मुक्ति, शरीर से मुक्ति। आंतरिक तल पर मुक्ति का अर्थ होता है स्वयं से मुक्ति, और बाहरी तल पर मुक्ति का अर्थ होता है समाज से, संसार से मुक्ति। अगली बार जब ये सब चीजें दिखे तो आईने की तरफ देखना और कहना हूं तो मैं गोरिल्ला ही। नथिंग बट द प्रिमिटिव अर्ज टू रिप्रोड्यूस, वही बन जाती है पोर्नोग्राफी। उसके बाद तुम्हें देखनी है तो देख लेना। ये कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है कि तुम्हें बंद ही कर देना है। जो करना है करो, लेकिन जानते हुए करो कि क्या कर रहे हो। और अगर जानते हुए कर रहे हो तो जो गलत है वो करना मुश्किल होता जाएगा। आ रही बात समझो? कोई मोरल सैंक्शन नहीं है। बहुत लोगों को लगता है एक छी गंदी बात, एक से एक मूर्खतापूर्ण तर्क आते हैं, बोलते हैं जीवन ऊर्जा का नाश हो रहा है, वीर्य नाश माने पौरुष का नाश। एक से एक बैठे हुए हैं ज्ञानी, कोई बताता है लिंग टेढ़ा हो जाता है, कोई बताता है अब इसके बाद अब तुम्हारा जो आधा किलो रक्त कम हो गया। वो सब बेकार की बातें हैं। पोर्नोग्राफी के साथ जो एक चीज जुड़ी हुई है वो यही है, हस्तमैथुन।
वो अच्छा है या बुरा है ये नैतिक आधारों पर नहीं तय हो सकता। उसको इसी बात से तय करना होगा कि उसकी जो ललक है, अर्ज है, वो तुमको आ कहां से रही है। जब तुम समझोगे कि वो सारी ललक तुम्हारे जंगली अतीत से आ रही है तो शायद फिर व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। अन्यथा उस पर तुम नैतिक पहरे बैठाओ, उसका दमन करो, सेक्सुअल अर्ज का सप्रेशन करो, उससे बहुत लाभ होता नहीं है। समझना समाधान होता है, दबाना समाधान नहीं होता। समझो कि क्या चल रहा है, समझो। एक बार समझ जाओगे क्या चल रहा है, फिर कहोगे इसकी तो कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाद फिर व्यवहार परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है, परिवर्तित होके क्या बन जाएगा, ये हमें जानने की जरूरत नहीं। बोध पर्याप्त है। मेरा काम है जानना, उसके बाद जो होगा स्वयमेव होगा। आचार्य जी, इसी से लेके एक छोटा सा प्रश्न और था। लाइक जैसे लाइक मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं तो मैं उनको लाइक बताता हूँ कि जब थॉट्स ऐसे आ रहे हैं तो आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनको देखो। उनको देखने से ही आप उनके जब पास जाओगे तो आप उनसे दूर होते जाओगे। तो लाइक उनका तर्क ये आता है कि जब हम उनको उस थॉट्स को और देखते हैं तो लाइक हम उसमें और सबमर्ज्ड हो जाते हैं। होने दो, होने दो। नया अभ्यास है, उसमें दुर्घटनाएं घटेंगी शुरू में, बिल्कुल हुआ था। हम्म तो ये उन दिनों की बात है, बहुत पुरानी, 1 दशक से ज्यादा पुरानी बात है, जब संस्था में रविवार की छुट्टी हुआ करती थी। अब तो 30 दिन काम रहता है, कभी छुट्टी ऐसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। पर कभी ऐसा होता था कि रविवार को हम काम नहीं करते थे। हम माने मैं करता था, लोग नहीं करते। तो मैं तो अपना बैठा कर रहा था। 2 देवियां थी हमारे यहाँ, उनकी छुट्टी थी, तो वो दोपहर में आ गई, तुनकी हुई दोनों। बोली छुट्टी तो आपने दे दी है, ये तो बताइए छुट्टी का करना क्या है। 6 दिन तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आपके केंद्र में रखकर होता है। अभी रविवार हमसे बर्दाश्त नहीं होता, खाली छोड़ दिया है, करने में कुछ है नहीं। आपने सिखा दिया है कि जीवन में लगातार सही उद्देश्य के लिए काम करो, तो रविवार क्या जीवन से बाहर है? रविवार को भी कुछ काम बता दीजिए फिर। मैंने कहा ये अजीब बात है, लोग छुट्टियां मांगने आते हैं, इनको मिली हुई है, ये आई हैं कि नहीं छुट्टी नहीं चाहिए, कुछ काम दे दो। मैंने कहा काम तो नहीं दूंगा। तो मैंने उन्हें काम दिया, थोड़ा मनोरंजन वाला। मैंने कहा जाओ मॉल जाओ और वहां पर 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन करना और देखना कि वहां पर कौन कौन सी वृत्तियां दिखाई दे रही हैं। पूरा जो वहां पर लोगों का व्यवहार है, खरीदारी में, खान पान में, जो भी है वो पूरा देख के आना। तो दोपहर में आई थी, चली गई। ये शाम को आई 7-8 बजे वापस। 3 बैग इधर खरीदारी के लटका रखे हैं, 3 इधर लटका रखे हैं दोनों ने, और ले आकर के केबिन में खड़ी हो गई, हमने ये खरीदा। मैं कहा ये क्या कर लिया? बोली कुछ नहीं, गए थे, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें लगा हम भी कर लेते हैं शॉपिंग। सब शॉपिंग कर रहे हैं तो उन्हें हम ऑब्जर्व क्या करते रहे, हमने भी कर डाली शॉपिंग। तो ये होता है। इसीलिए अवलोकन में ये ध्यान रखना होता है कि देखने गए हो, भोगने नहीं गए हो। वरना देखी जा रही वस्तु भोग का आसानी से विषय बन सकती है। अपने ऊपर इतनी कड़ाई रखनी होती है कि भाई क्या कर रहे हो, देखना है, भोगना थोड़ी है। वो शुरू शुरू में होता है, होने दो। एक आध बार हो जाएगा, फिर दिख जाएगा कि ऐसी गड़बड़ की आशंका रहती है, आगे संभावना कम हो जाएगी। जिस चीज को देख रहे हो उसमें इतना भी नहीं आकर्षण है कि उसे साफ साफ देख लोगे तब भी आकर्षण बना ही रहेगा।
और मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी नैतिक आधार पर हाँ या ना नहीं बता रहा हूं पोर्नोग्राफी को। मैं कह रहा हूं समझ लो कि तुम्हारी कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यवहार कहां से आता है। उसके बाद भी अगर आता है, उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता है, आमतौर पर जिस चीज को समझ जाओ वो चीज अपना आकर्षण खो देती है। जिसको जानते ही नहीं हो ना, उसको ही बहुत अधिक महत्व और सम्मान और इज्जत, कीमत देते रहते हो। जिसको जानने लग जाओ उसको फिर सम्यक स्थान देते हो कि इतनी ही इसकी कीमत है, इतनी ही इसको मैं जगह दूंगा, इससे ज्यादा इसको जगह नहीं दे सकता। सही मुद्दे लेके आओ जिंदगी में भाई। इन चीजों की बात करने के लिए वक्त नहीं बचेगा। फिर ये चीजें वैसी हो जाएंगी, तुम्हें अटपटा लगेगा कि मैं आचार्य से क्या पूछूं, आचार्य जी मेरा एक मोजा खो गया। अब जो बचा हुआ है वो बहुत लोनली अनुभव कर रहा है, उसका जोड़ा टूट गया। ये कोई पूछने वाली बात है? इसी स्तर का सवाल है ये कि पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन और ये सब, और ऐसे सवाल दसियों बार आ चुके हैं। इस मुद्दे का उत्तर न हाँ में है न ना में है। इस मुद्दे का उत्तर ये है कि जिंदगी को इतना सार्थक बना लो कि ये मुद्दे पीछे छूट जाए। ये अभी कोई महत्व की बात है कि तुम वहां बैठे हो तो तुमने एक मोजा पहना है कि दो मोजा पहना है कोई महत्व की बात? नहीं है ना। वैसे ये भी महत्व की बात नहीं है कि तुमने कल पॉर्न देखी थी कि नहीं देखी थी। पर वो चीजें महत्व की तब बन जाती हैं जब जीवन निरर्थक होता है, जब जीवन में छोटी छोटी कामनाओं और स्वार्थ के अलावा और वही आम जिंदगी के आम मसलों के अलावा कोई बड़ा लक्ष्य होता नहीं। तब यही चीजें बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं। आचार्य जी मेरी नाक बहती है, मैं क्या करूं? ये कोई पूछने का सवाल है? नाक बहती है मैं क्या करूं? पूछ लो। नहीं पूछना तो मत पूछो। पूछो चाहे नहीं पूछो, फर्क क्या पड़ता है? कोई बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो मुक्ति का अर्थ यही है कि ये छोटी चीजें सब छोटा ही स्थान पाए। जिसकी जो जगह है जीवन में उसे उतनी ही जगह मिले, उससे आगे ना मिले जगह। आपको कोई आपका आदर्श पुरुष मिले तो आप उससे पूछोगे क्या कि सर आप पॉर्न देखते हो कि नहीं? बोलो। 10 लोगों की सूची बना लो जिनको तुम आदर्श मानते हो, महापुरुष जैसा, और मान लो कि वो तुमको मिल गए, तो उनसे तुम ये पूछोगे कि आप पॉर्न देखते थे कि नहीं देखते थे? ये सवाल पूछना ही बचकानी बात है, बहुत छोटा सवाल है ये। उनके जीवन में और कुछ है जो बहुत ऊंचा और बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये उन दूसरे मुद्दों की बात करोगे ना, आप या पॉर्न पूछोगे उनसे। वैसे ही अपना जीवन बना लो कि ये मुद्दा जिंदगी में बहुत छोटा हो जाए। जब जिंदगी छोटी होती है तो छोटे मुद्दे भी बड़े हो जाते हैं। जिंदगी इतनी बड़ी कर लो कि इस तरह के मुद्दे बिल्कुल छोटे हो जाएं। सोचो ना, अपने किसी महापुरुष के सामने खड़े हो गए हो और तुमसे सवाल ये पूछ रहे हो कि आपने पॉर्न देखी कि नहीं देखी? कोई फर्क पड़ता है इस बात से, देखी कि नहीं देखी? उनकी महानता क्या इस बात में है कि देखी? क्या इस बात में है कि नहीं देखी? मुद्दा ही हीन है, क्षुद्र है। इस मुद्दे का उल्लंघन कर जाना है, आगे निकल जाना है। जिंदगी में ये सब चीजें छोटी हो जाएं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर।
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बाद। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो होए। हाँ, नमस्ते। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात बड़ौदा। और आचार्य जी को लास्ट 1 साल से सुन रहा था, और आज गीता समागम का मेरा पहला सत्र है। और काम के अंदर मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, और क्रूशियल थिंकिंग में मैंने पीएचडी किया हुआ है। लोगों की सोच कैसे बढ़ती है, और खास करके बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए। और आज के जो सत्र से जो सीख मिली है मुझे, उसमें एक बहुत बड़ा सीख मिला है कि काम में डूबना और लिप्तता क्या है। तो ये पहला सीख मुझे वहां से मिला है। दूसरा कि निष्काम क्या होता है, मतलब जहाँ पे आप अपनी गिनती, अपने स्वार्थ को छोड़ देते हो, दैट इज निष्काम। और तीसरा जो बहुत ही सही एक मायने में समझ में आया कि ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है। कि जब भी आपको कोई भी चीज का पता चल जाता है कि भाई अगर आपको ये आपके लिए सुनने लायक नहीं है, ये काम आपके लिए करने लायक नहीं है, फिर आप उसके पीछे उसको देखते भी नहीं हो, वो होती है एक ईमानदारी। और दूसरा बहुत ही अच्छा जानने को मिला, क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों के साथ काम करता हूँ। और जो एक सेशन में एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि फूड को लेके टीचर ये है, और उससे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। और ज्यादातर बच्चों के साथ, और जो पेरेंट्स को चेंज होना पड़ेगा। आचार्य जी ने यही बोला कि अगर बच्चे जो है वही है कि आप पेरेंट्स जैसे हो। दूसरा थोड़ा बहुत टीवी सीरियल से जो मिल लिया, मोबाइल से मिल लिया, आजू बाजू से मिल लिया। और यहाँ से थोड़ा बहुत ये भी पता चला कि टीचर हूँ तो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहिए, और बच्चों को कैसे सीख देनी चाहिए, जिससे उसका फ्यूचर वगैरह जो है वो ब्राइट हो पाए, और वो गीता समागम में कैसे आए।